एक ऐसा मार्केट जिसमें अपसाइड कुछ हद तक कैप्ड हो, इसमें आपको स्टॉक पिकिंग पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। और सिद्धार्थ, अब यहाँ से आगे मार्केट की ट्रैजेक्टरी जब तक ऊपर की तरफ की रहती है, आई थिंक स्टॉक सिलेक्शन विल बी वेरी क्रूशियल। आपकी टॉप 2 पिक्स कौन सी हैं इस समय? पूरी तरीके से सहमत हूँ आपके साथ मिहिर, और इस समय स्टॉक को चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इनमें से एक मिड कैप कंपनी है एलटी फूड्स, जिसे हम दावत भी कहते हैं। हम मानते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ ये 2 महीने में काफ़ी अच्छा रनअप कर चुका है। हमने 29 रुपये में इसे रेकमेंड किया था, जो अभी 60 रुपये है। तो हम मानते हैं कि 79 के टारगेट से दावत को देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी एक अपने आप को फूड कंपनी के रूप से दर्शाना चाहती है, ना कि एक राइस कंपनी। साथ ही साथ मैनेजमेंट की कमेंट्री है कि एबिटा मार्जिन भी एक्सपैंड हो सकते हैं 200 बेसिस पॉइंट आने वाले समय में। सो दावत मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बहुत ही उम्दा लग रहा है। साथ ही साथ फार्म और एग्रीकल्चर स्पेस में बहुत ही अच्छा बजट में एलोकेशन दिया गया है। ये सारे संदर्भ में हम मानते हैं एस्कॉर्ट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है ट्रैक्टर सेगमेंट में। 23-24% का YTD ग्रोथ भी देखने मिला है ट्रैक्टर्स में। साथ ही साथ कंपनी सदर्न इंडिया में ऑथराइज डीलरशिप भी बढ़ा रही है, तो फोकस भी सदर्न इंडिया में बहुत स्ट्रांग है। तो हम मानते हैं कि एस्कॉर्ट्स Q3 FY17 के अर्निंग्स के हिसाब से और आने वाले समय में जो इनका वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ सकता है, ये सारे हिसाब से एस्कॉर्ट्स हम मानते हैं कि विद अ टारगेट ऑफ 450। जी अविनाश, 3 नंबर्स जो कि मार्केट बंद होने के बाद है, उसमें तो एक मुथूट फाइनेंस नंबर स्ट्रांग रहे हैं। मुनाफा 187 करोड़ से बढ़कर 290 करोड़ रहा है। दूसरा स्टॉक रहेगा BGR एनर्जी का, जो कंपनी टर्न अराउंड हुई है, घाटे से मुनाफे में आई है। 9 करोड़ के घाटे के मुकाबले 11 करोड़ का मुनाफा हुआ। और तीसरा प्रभात डेयरी, यहाँ भी मल्टीफोल्ड जंप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में आया है। 9 करोड़ से बढ़कर मुनाफा करीब 34 करोड़ रहा है। इन तीनों पर आपका किसी पर पॉजिटिव व्यू है? दीपाली, मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा रिस्क रिवॉर्ड शायद प्रभात डेयरी में आएगा, क्योंकि उम्मीद ये थी कि डीमोनेटाइजेशन के बाद परफॉर्मेंस थोड़ा सा इफेक्ट हो, लेकिन जिस प्रकार से कंपनी ने इस पीरियड में अपनी टॉप लाइन और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई है, हमको लग रहा है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के लिए एक आउटलुक डेफिनेटली प्रॉमिसिंग है। जो मैनेजमेंट कॉमेंट्री भी थी वो काफ़ी पॉजिटिव रही है। तो प्रभात डेयरी में मुझे लग रहा है कि शायद रिस्क रिवॉर्ड सबसे बेहतरीन है, और इवन एट द करंट लेवल्स अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो यहाँ से डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जी, कल के सेशन के कुछ परफॉर्मेंस को देखें सुब्रा, तो आयशर मोटर्स एक्सपेंसिव कैटेगरी का होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा एक्टिव था। 3.5% के आसपास की स्ट्रेंथ के साथ क्लोज हुआ था। किसी ने अगर ट्रेड इनिशिएट किया हुआ है स्टॉक में, तो नेक्स्ट लाइकली टारगेट्स क्या हो सकते हैं? दीपाली, जरा स्टॉक रिपीट करेंगे। आयशर मोटर्स। आई थिंक यहाँ पर लगभग 24,780 के आसपास बंद हुआ था। आई थिंक ट्रेड इनिशिएटिंग किया तो आई थिंक कम से कम यहाँ पर 26,200 तक जाने की संभावना है। तो आई थिंक 25,200 जाने की संभावना है। तो नियर टर्म में पॉजिटिव है, लेकिन डेफिनेटली कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस अगर रखना है तो आई थिंक 24,000 के स्टॉप लॉस रख के चलनी चाहिए। जी इस बीच 8819 के आसपास निफ्टी समय एक बार इन्फोसिस को देख लेते हैं। कल जो क्लैरिफिकेशन आया है बोर्ड की तरफ से, उसके बाद इन्फोसिस करीब आधे % नीचे 980 के आसपास इस समय ट्रेड करते हुए। इन्फोसिस पर सुब्रा, अगर फ्रेश कॉल को इनिशिएट करनी हो तो किन लेवल्स पर नज़र रखनी चाहिए? फिर आई थिंक इसमें जो बाइंग अभी तक देखने को मिली, आई थिंक कहीं ना कहीं 950 के आसपास बाइंग देखने को मिली। अभी बीच में एक 950 के नीचे भी लुढ़का था, लेकिन उसके बाद जो बाइंग आई लास्ट 3-4 दिन में अच्छी खासी बाइंग आई है। तो चार्ट ओवरऑल लॉन्ग टर्म चार्ट अभी भी थोड़ी बहुत एक वीकनेस के साथ ही है, लेकिन मेरा मानना है कि शायद एक पुल बैक रैली डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। तो अगर आज की सेशन में अगर हमें एक 970 के आसपास मौका मिला तो डेफिनेटली बाइंग करके चलनी चाहिए। 940 का स्टॉप लॉस रिकमेंड करेंगे, और आई थिंक 1040 तक जाने की संभावना है। जी सिद्धार्थ, ये रिलायंस इंफ्रा पर व्यू क्या है आपका? अगर नंबर्स देखें तो हर पैरामीटर पर वीक रहे हैं। अदर इनकम आई है करीब 810 करोड़ की, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट्स हैं वो 375 करोड़ के रहे हैं। और मार्जिन्स में देखिए आप कितना ड्रास्टिक डिप आया है, 22% से गिरकर मार्जिन सिर्फ 9.5% पर रह गए। स्टॉक भी 2.25% नीचे इंडिकेटिव एक्शन में। क्या व्यू है आपका?
देखिए, इसमें हमारा कोई व्यू नहीं है क्योंकि हमारा कवरेज नहीं है, पर साथ ही साथ हम ये बोल सकते हैं कि जो रिजल्ट है जो वीक आए हैं वो हम मानते हैं कि आने वाले क्वार्टर में भी सबड्यूड रह सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस जो है इनका ये बहुत वीक होते जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है इसमें भी थोड़ा एक इम्पैक्ट ज़रूर हुआ है। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हम मानते हैं कि ये सब स्टॉक्स पे ध्यान नहीं देके ट्रांसमिशन कंपनी पे ध्यान देना चाहिए। कंपनीज लाइक वोल्टैम, कंपनीज लाइक KEC इंटरनेशनल, KEI इंडस्ट्रीज, हम मानते हैं कि ये सारी कंपनियां मिड कैप श्रेणी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। बिल्कुल। इस बीच रिलायंस इंफ्रा जैसा आपने देखा इंडिकेटिव टिक्स में 2.5% नीचे भी है, लेकिन कल खबर आई थी रिलायंस डिफेंस पर और साथ ही L&T पर। रिलायंस डिफेंस को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है US नेवी की एक फ्लीट को मेंटेन करने के लिए, और L&T पर भी खबर थी कि इन्होंने एक फॉरेन फर्म के साथ करार किया है वेपन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अविनाश, रिलायंस डिफेंस पर आपका व्यू क्या है? आई थिंक मिहिर, मुझे लग रहा है कि रिलायंस डिफेंस में जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है और जिस प्रकार का पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, हमको लग रहा है कि हालांकि कंपनी अभी भी प्रॉफिट में नहीं है, बट डेफिनेटली FY18 प्रॉमिसिंग लग रहा है। और जिन इन्वेस्टर्स को लंबा नज़रिया लेके डिफेंस में एक्सपोजर लेना है, इनको डेफिनेटली रिलायंस डिफेंस अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक है और इसमें शायद बढ़ने में टाइम लगे, लेकिन डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। जी, एक बार ITDC को देखिए। इंडिकेटिव एक्शन में वॉल्यूम्स शुरुआती ठीक हैं और स्टॉक 6% ऊपर है आज भी 448 के लेवल्स पर। कल 20% ऊपर ये बंद हुआ था। आज इसके सर्किट फिल्टर में भी रिवीजन हुआ है, 20% से कम होकर 10% हुआ है और महज पिछले कुछ सेशंस में ये 50% चल चुका है। अविनाश, क्या कमेंट्स हैं आपके ITDC के इस मूव पर? नहीं, मुझे लग रहा है कि दीपाली, यहाँ पे जिस प्रकार का मूवमेंट आया है, ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अपने PSUs में आइदर वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर इनवाइट करेंगे या इनका IPO लेके आएंगे। मेरे ख्याल से इस न्यूज़ के कारण ही इस स्टॉक में थोड़ी सी हलचल हुई है। हमको लग रहा है कि जैसे मार्केट्स को कोई पुष्टि मिलेगी कि किस बात पे ये न्यूज़ फ्लो है, मेरे ख्याल से शायद उसके बाद एक प्रॉपर डायरेक्शनल कॉल स्टॉक में मिलेगा। लेकिन मेरे ख्याल से इस लेवल से स्टॉक में इमीडिएटली इसको बाय करना शायद थोड़ा सा खतरे वाली बात होगी। जिनके पास है वो होल्ड करें। बिल्कुल। इस बीच मुंबई में जो नया एयरपोर्ट बनना है उसकी बोली GVK ने जीती है। कल मार्केट बंद होने के बाद एक खबर आई थी, GVK पावर आज करीब 15% ऊपर दिख रहा है। लेकिन दीज ट्रिगर्स ये टिपिकली एक्चुअलाइज होने में काफ़ी समय लगता है। सिद्धार्थ, GVK पर सलाह क्या होगी आपकी? शुड वन एग्जिट आज के मूव में? जी बिल्कुल, क्योंकि आपने सही कहा कि ये सब हाई जेस्टेशन बिजनेस है, 5 साल भी लग सकते हैं ये सब कंस्ट्रक्शन होते होते और ऑन द बुक्स रेवेन्यू आते आते। सो ओवरऑल कंपनी में डेट्स काफ़ी ज़्यादा है, तो ये एक अगर अप मूव आता है तो यहाँ पे एक एग्जिट की अपॉर्चुनिटी ज़रूर होनी चाहिए। अगर इंफ्रा पे ध्यान देना ही है तो बहुत सारी कंपनी अवेलेबल है, जैसे कि IRB इंफ्रा है, अशोका बिल्डकॉन है, जो रोड सेगमेंट्स में है, और हम मानते हैं कि रोड सेगमेंट में बहुत अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। जी सुप्रा, 2 स्टॉक्स पर क्विकली आपके कमेंट्स। एक तो CESC और दूसरा इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस इसलिए क्योंकि 2-3 सेशंस की कमजोरी के बाद कल इसने एक अच्छा पुल बैक लिया था और डे हाई पर बंद हुआ था। दोनों पर क्या कमेंट्स हैं आपके? जहाँ तक CSC का सवाल है दीपाली, आई थिंक एक डेफिनेटली एक टीयर अवे रैली पे है, तो आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर रैली देखे, और लेकिन नियर टर्म बहुत ज़बरदस्त ओवरबॉट भी है, तो यहाँ इस लेवल पे तो डेफिनेटली मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर किसी को एंट्री करने का तो शायद कोई भी कूलिंग ऑफ पे अगर 850 या 840 के आसपास मिले तो शायद एक 820 ये वहाँ तक भी एक वेट कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी रन अप आ चुकी है। तो करंट लेवल पे मुनाफा वसूली, लेकिन नीचे 800 के आसपास मिले तो डेफिनेटली बाइंग करनी चाहिए।